तो फ्रेंड्स नमस्कार। हम लोग आज बेसल नॉर्म्स के बारे में जानेंगे, लेकिन बेसल नॉर्म्स को जानने से पहले मैं आप सबों से कुछ बातों पर चर्चा करना चाहूँगा। आप लोगों के मन में ये ज़रूर आता होगा कि बेसल नॉर्म्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या है बेसल नॉर्म्स। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बैंक जो है वो लैंडिंग करती है डिफरेंट टाइप के बोरोवर को, और अलग अलग बोरोवर अलग अलग तरह के रिस्क के साथ रहते हैं। और डिपॉजिट भी बैंकों में बहुत सारा जमा होता है, पब्लिक का, मार्केट का। साथ ही साथ बैंक मार्केट से जो है जो अमाउंट भी रेज करती है। तो एक्सपोजर जो बैंक का होता है वो डिफरेंट वैरायटी ऑफ रिस्क का होता है। तो इतना जब रिस्क इन्वॉल्व होता है तो इसलिए ये चाहिए कि स्ट्रिक्ट रेगुलेशन हो, ताकि पब्लिक का मनी जो है सुरक्षित रह सके, साथ ही साथ बैंक रन ना हो, बैंक भी अच्छे से काम कर सके। लेकिन अभी क्या है सिचुएशन, अभी नहीं, मतलब जब से मार्केट ओपन हुआ, जब हम लोग वैश्विक मार्केट की बात करते हैं, ग्लोबल इकोनॉमी की बात करते हैं, तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि जो अलग अलग देशों में बैंकें काम कर रही हैं उनका रूल रेगुलेशन आदि में एक स्टैंडर्ड हो, एक मानक हो, उसी के अनुसार वो काम करे, तभी चीज़ें जो हैं वो वैश्विक रूप से चल पाएंगी। क्योंकि अगर वैश्विक स्तर पर एक स्टैंडर्ड नहीं होगा तो बैंकें उस हिसाब से काम नहीं कर पाएंगी, और ना तो पब्लिक का मनी सुरक्षित रहेगा और ना ही बैंक सुरक्षित रहेगी। इसलिए ये बेसल नॉर्म्स आया। अब बेसल है क्या? बेसल एक शहर है स्विट्ज़रलैंड में, और यहीं पर पहली बार मीटिंग हुआ था 1974 में सेंट्रल बैंक के 10 देशों के सेंट्रल बैंक के गवर्नर का। और वहीं ये जो है बेसल कमेटी बनी थी ऑन बैंकिंग सुपरविज़न, बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविज़न। अभी अगर बात करेंगे मेंबर का तो 45 मेंबर हैं, और इसका जो मुख्य से मुख्य उद्देश्य हम लोग कहेंगे वो है इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ बैंकिंग सुपरविज़न वर्ल्ड वाइड बैंकिंग सुपरविज़न की क्वालिटी को इम्प्रूव करना। साथ ही साथ बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविज़न क्या करती है, इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेशन जो है उसको इशू करती है, और साथ ही साथ इसका टारगेट होता है स्ट्रेंथनिंग करना इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम को। इसमें जो है तीन नॉर्म्स आए हैं अभी तक, बेसल 1, बेसल 2 और बेसल 3 नॉर्म्स या एकॉर्ड जो भी कहें। बेसल 1 जो है 1988 में आया, और यह इंटायरली क्रेडिट रिस्क पे फोकस था। बैंकें जो लोन करती हैं तो उसमें जो रिस्क होता है उसके संबंध में इसमें जो है बातें की गई थी कि क्या क्या चीज़ें इसमें किया जाए ताकि ये रिस्क को मिनिमाइज किया जा सके। क्योंकि रिस्क जो है वो लॉस के रूप में रिजल्ट होता है। क्योंकि अगर बोरोवर फेल्योर हो जाएगा, बोरोवर अगर फेल्योर होगा अपने रिपेमेंट में, तो और कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन जो है उसमें अगर वो फेल्योर होगा तो ये रिस्क मूलतः बैंक को ही घाटा पहुंचाएगा। तो इसलिए इसमें जो है एक रिस्क वेटेड एसेट की बात की गई, और उसका एक मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है 8% रखा गया। तो ये बेसल 1 में ये सारी बातें की गई। इंडिया में, भारत में अगर बेसल नॉर्म्स के एडॉप्शन का बात करेंगे तो 1999 है, और इसके बाद बेसल 2 आया 2004 में। इसको बैंकिंग कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविज़न, बेसल कमेटी ने फिर ये जो है सेकंड गाइडलाइंस जारी किया, और इसमें जो है और रिफाइंड और रिफॉर्म्ड वर्जन बेसल 1 के अनुसार जो उसमें जो खामियां रह गई थी उसको दूर करते हुए और एक रिफॉर्म्ड वर्जन लाया गया। इसमें 3 पैरामीटर की बात की गई। एक कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट जो कि 8% पहले में बात की गई थी। उसके बाद इसमें सुपरवाइजरी रिव्यू,
ऑडिट वगैरह जो होता है बैंकों में, वो क्या है, एक सुपरवाइजरी रिव्यू है। आरबीआई अपना रूल रेगुलेशन जो है बैंकों पर लागू करती है कि सीआरआर मेंटेन करो, एसएलआर मेंटेन करो, रेट को इस तरह से मेंटेन करो। तो ये सारी चीज़ें क्या है, सुपरवाइजरी रिव्यू है। इससे क्या होते हैं कि एक देश में जैसे आरबीआई भारत में काम कर रही है, तो आरबीआई का क्या रोल है, आरबीआई एक मानक तय करती है जिसको अलग अलग बैंकें फॉलो करती हैं, और तभी बैंकों में जो है एक स्वस्थ कंपटीशन, एक हेल्दी कंपटीशन बना रहता है। और इसका लाभ किसको मिलता है, इसका लाभ बरोबर को मिलता है, ग्राहक को मिलता है। और साथ ही साथ इससे क्या होता है, मार्केट डिसिप्लिन बना रहता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बेसल 2 में की गई बातें। उसके बाद बेसल 3 नॉर्म्स आया भारत में। अगर बेसल टू का इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो भारत ने बेसल 2 नॉर्म्स को 2009 में अपनाया, और बेसल 3 नॉर्म्स जो है वो 2010 में आया। जब 2008 में महामंदी आई तो उसके बाद फिर बेसल 3 नॉर्म्स आया, क्योंकि कुछ ना कुछ खामियां तो रह गई, इसलिए बेसल ये महामंदी वगैरह जैसी समस्या आई, तो फिर बेसल 3 नॉर्म्स आया। इसमें जो है 4 पैरामीटर सेट किए गए, कैपिटल, लेवरेज, फंडिंग एंड लिक्विडिटी। कैपिटल जो है वो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को 12.9% मेंटेन करने की बात की गई। साथ ही साथ टायर 1 और टायर 2 कैपिटल 10.5% और 2% रिस्क वेटेड एसेट का मेंटेन करने की बात की गई है बेसल 3 में। 2.5% जो है 2.5% काउंटर साइक्लिकल बफर मेंटेन करने की बात की गई। लेवरेज रेशियो जो है वो 3% मेंटेन करने की बात की गई है। उसके बाद यही सारी बातें की गई है बेसल 3 में। भारत में जो है इसे बेसल 3 नॉर्म्स को मार्च 2019 में ही लागू करना था, और उस समय कोरोना फिर आ गया तो उसको पोस्टपोन कर दिया गया था। तो बेसल 3 नॉर्म्स में जो है, देखिए बेसल 1, अगर हम लोग बेसल 3 मानकों का पर बात करें तो CAR जो है वो 9% बेसल 2 में भारत में मेंटेन हो रहा था, और उसे 11.5% करने की बात की गई बेसल 3 में। साथ ही साथ अपने बैंक जो भी छोटे बड़े अपना जो एक फाइनेंशियल लेन देन करती है उसको भी सार्वजनिक करना अनिवार्य कर दिया गया। तो यही सारी चीज़ें जो हैं बेसल 3 में बात की गई। अब एक चीज़ होती है टायर 1 और टायर 2 कैपिटल, आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो टायर 1 कैपिटल क्या होता है, टायर 2 कैपिटल क्या होता है। तो टायर 1 कैपिटल जो होता है वो बैंक का जो कोर कैपिटल होता है, इक्विटी होता है, और डिस्क्लोज रिजर्व जो होता है, जो कि बैंक के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको दिखाई देता है। तो वही टायर 1 कैपिटल है। मतलब जो बैंक का मूल कैपिटल है, कोर कैपिटल है, इक्विटी है, डिस्क्लोज रिजर्व है, जो कि उसके फाइनेंशियल शीट, बैलेंस शीट में आपको दिखेगा, वही टायर 1 कैपिटल है। यह जो है जब बैंक एक्सपीरियंस करती है बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट लॉस को, तो टायर 1 जो है प्रोवाइड करता है एक क्यूशन, तो जो कि बैंक के स्ट्रेस को कम करती है, और ताकि वो अपने ऑपरेशन को लगातार कंटिन्यू कर सके। और टायर 2 कैपिटल की बात करें तो यह एक सप्लीमेंट्री कैपिटल है, जो कि अनडिस्क्लोज रिजर्व होता है, अनसिक्योर्ड सबऑर्डिनेटेड डेब्ट्स इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसका कि मैच्योरिटी लगभग 5 साल का होता है। तो टायर 2 कैपिटल जो है वो कम रिलायबल है टायर 1 के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये तुरंत लिक्विडेट तो होगा नहीं, और इसलिए टायर 1 कैपिटल को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। साथ ही साथ मैंने एक और बिंदु पर बात की थी कि बैंक रन। बैंक रन क्या होता है, जब एक लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर किसी बैंक का और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, कोई मान लीजिए 100 कस्टमर, उसमें से 80-90 कस्टमर पहुंच गया अपना पैसा विड्रॉ करने के लिए, इस कंसर्न में कि बैंक फेल हो जाएगा या कोई भी तरह का दिक्कत है बैंक में,
तो उस कंडीशन में जो है बैंक रन की समस्या आती है, और साथ ही साथ ये भी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि बैंक ने जो ऋण लोन दिया है वो ज़्यादा से ज़्यादा डिफ़ॉल्ट होने की संभावना है। तो इससे क्या होता है कि लोगों में यह डर हो जाता है कि बैंक अगर लोन डिफ़ॉल्ट करेगा बैंक का, तो बैंक के पास पैसा नहीं रहेगा उनके पैसा चुकाने के लिए, तो वो क्या करते हैं, पैसे अपना विड्रॉ करने लगते हैं। तो इससे बैंक रन की समस्या आती है। तो यही था बेसल नॉर्म्स। बेसल नॉर्म्स के बारे में लगभग चीज़ें मैंने बता दी है। अगर इसमें बात करें कि बेसल नॉर्म्स की शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी हिस्ट्री पर अगर हिस्ट्री के बारे में जानना चाहें तो ये जो है 1930 में फाउंड किया गया था, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेसल स्विट्ज़रलैंड में है। तो यही सारी चीज़ें थी बेसल नॉर्म्स के बारे में। ये वीडियो शायद आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, और साथ ही साथ इसी तरह के वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बैंकिंग से संबंधित सारे वीडियो आपको यहाँ पर मिलेंगे। धन्यवाद।